सो हेलो देयर, ये वीडियो डायबिटीज़ मेलाइटिस की सीरीज़ का 6th पार्ट है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में और उन्हें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी कहते हैं। नाउ ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पहले के 5 वीडियोज़ इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लो ताकि ये वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आए। नाउ एंटी डायबिटिक ड्रग्स का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, राइट। और ये सेम काम एक्चुअली इंसुलिन का है और इंसुलिन की थेरेपी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो फिर एंटी डायबिटिक ड्रग्स की क्या ज़रूरत? तो इंसुलिन थेरेपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसे इंजेक्ट करना पड़ता है, उसे ओरली नहीं दे सकते और वहीं पर एंटी डायबिटिक ड्रग्स का रोल आता है। नाउ एंटी डायबिटिक ड्रग्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ड्रग्स मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं। सबसे पहले ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं, उसके बाद ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें और थर्ड मिसलेनियस ड्रग्स। ओके, तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं। नाउ अब अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और उसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी देते हैं, फिर जब उसे थोड़ा सा आराम होता है, फिर जब आप उस पेशेंट से पूछेंगे कि क्या हाल है, कैसी है तबीयत, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सारा दर्द मिट गया। ओके, तो यही तो ड्रग्स हैं, सारा दर्द मिट गया। SDMG, S फॉर सल्फोनिलयूरिया, D फॉर DPP4 इनहिबिटर्स, M फॉर मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स एंड G फॉर GLP-1 अगोनिस्ट्स। ओके, ना शुरुआत करते हैं सल्फोनिलयूरिया से। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पहले देख लो। 1940s में जब सल्फोनामाइड को टेस्ट करना स्टार्ट किया गया तो बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर हाइपोग्लाइसेमिया के साइड इफ़ेक्ट्स दिखे। अब ये थे तो साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे अपने फेवर में इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना इसे डायबिटिक पेशेंट्स को दिया जाए। तो इस तरीके से 1957 में सबसे पहला सल्फोनिलयूरिया एक्सेप्ट किया गया एज एंटी डायबिटिक। उसका नाम था टॉलब्यूटामाइड। उसके बाद बहुत सारे दूसरे सल्फोनिलयूरियाज भी आए। ना सल्फोनिलयूरियाज करते क्या हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए हम चलते हैं बीटा सेल्स में, जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो सल्फोनिलयूरिया क्या करता है कि ये बीटा सेल के पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। अब पोटेशियम चैनल अगर ब्लॉक हो गए तो सेल डीपोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम के चैनल्स खुल जाते हैं। फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। तो इस तरीके से सल्फोनिलयूरिया पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके इंसुलिन का सिक्रेशन एनहांस करता है। ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स की बात करें तो टॉलब्यूटामाइड, ग्लीमेपिराइड, ग्लीक्लाजाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिबेनक्लामाइड। नाउ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिया सल्फोनिलयूरिया में कॉमन है। उसके अलावा वेट गेन भी शो होता है। तो ये बात हो गई सल्फोनिलयूरियाज की। अब देखते हैं मैग्लेटिनाइड के बारे में। तो मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स जो है उनका मोड ऑफ एक्शन सेम है, सल्फोनिलयूरियाज की तरह सेम टू सेम वर्क करते हैं। वो भी पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और इंसुलिन रिलीज करवाते हैं। लेकिन मैग्लेटिनाइड का ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो सल्फोनिलयूरियाज से फास्ट है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है, मतलब फट से काम शुरू करता है और थोड़ी देर तक ही असर रहता है। तो इसीलिए खाने के बाद वाला जो हाइपरग्लाइसेमिया होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मैग्लेटिनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो रिपैग्लिनाइड एंड नैटेग्लिनाइड। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं होता। हेडेक हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, डिस्पेप्सिया हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क नहीं होता क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। और सल्फोनिलयूरिया में हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है? क्योंकि चाहे थोड़ा सा भी अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाओ लेकिन वो एक्शन उतना ही प्रोड्यूस करता है। ओके, तो उतना ही ब्लड का लेवल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। GLP-1 का फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ओके, नाउ GLP-1 क्या है? तो GLP-1 एक इनक्रेटिन है। ओके, तो अब इनक्रेटिन क्या है? तो इनक्रेटिन क्या होता है कि समझ लो एक मैसेंजर जैसा होता है। वो होता है ना, गाँव में शादियों में एक बंदा बाराती की राह देखता हुआ खड़ा रहता है और जैसे ही बाराती उसे नजर आते हैं वो भागता हुआ वापस आता है और बताता है घर वालों को कि बाराती आ चुके हैं, राइट, प्रिपरेशन स्टार्ट करो वगैरह। तो उसी तरीके से इनक्रेटिन्स भी वही हैं, बस ऐसा समझ लो कि बाराती ग्लूकोज हैं। ओके,
क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी ग्लूकोज का इंटेक करोगे, कुछ भी खाओगे, तो हमारे गट से इनक्रेटिन्स रिलीज होते हैं। वो इनक्रेटिन्स बीटा सेल पर जाकर बताते हैं कि ग्लूकोज का इंटेक हो चुका है, अब इंसुलिन के सिक्रेशन भी स्टार्ट करो और इंसुलिन की सिंथेसिस भी स्टार्ट करो। उसके अलावा वो अल्फा सेल पर जाकर ग्लूकेगॉन की सिक्रेशन स्टॉप करवाते हैं। उसके अलावा अगर लीवर में कहीं ग्लूकोज की सिंथेसिस स्टार्ट है तो उसे स्टॉप करवाते हैं। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को डिले करवाते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट बॉडी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि ग्लूकोज आ गया है। ओके, पूरी बॉडी को तैयार करते हैं। तो ये इनक्रेटिन्स करते हैं। तो इसी तरीके से GLP-1 रिसेप्टर के जो अगोनिस्ट होते हैं वो सेम यही काम करते हैं, लेकिन इन प्रिपरेशंस को ओरली नहीं दिया जाता, इन्हें सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है। ये एक ऐसे प्रिपरेशंस हैं जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिया में एक एक्सेप्शन है। ओके, ना इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एक्जिनाटाइड एंड लिराग्लुटाइड। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नौसिया और वॉमिटिंग ये कॉमन है। तो ये बात हो गई GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट के बारे में। अब देखते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स के बारे में। ना DPP-4 क्या है? तो DPP-4 बदमाश है। वो होता है ना गांव में एक बदमाश जो अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में रखता है, मतलब JD, DJ, MJ वगैरह। तो उसी तरीके से ये भी एक वैसा ही है जिसने अपना नाम DPP-4 रखा है। इसका पूरा नाम है डायपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4, लेकिन पटेली में ये लोगों से कहता है कि हमें DPP बुलाओ। ठीक है, इसकी बदमाशी क्या है? तो जब वो बंदा इनक्रेटिन जो है वो वापस आ रहा होता है बारातियों को देखकर, तो ये बीच में से गुल कर लेता है, बीच में से वटा लेता है। तो अब वो बंदा घर तक नहीं पहुंचेगा तो पता नहीं चलेगा बारातियों के बारे में, है ना? तो काम बिगड़ जाता है। तो DPP-4 क्या करता है कि इनक्रेटिन्स को मेटाबोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन और सिंथेसिस वगैरह ये सारी चीज़ें डिले हो जाती हैं। ओके, तो इसीलिए हम DPP-4 इनहिबिटर्स देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये DPP-4 को इनहिबिट करते हैं, उसे लपेट लेते हैं। अब DPP-4 को इनहिबिट कर देंगे तो इनक्रेटिन्स अपना पूरा काम करेगा। इनक्रेटिन्स काम करेगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन बराबर होगा, राइट? इंसुलिन का सिक्रेशन बराबर होगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो DPP-4 इनहिबिटर्स इनडायरेक्टली इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करने का काम करते हैं। ओके, तो ये मैकेनिज्म था DPP-4 इनहिबिटर्स का। अब बात करें इसके एग्जांपल्स की तो सिटाग्लिप्टिन, विल्टाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन वगैरह। ओके, एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो नौसिया, हेडेक, नेसोफेरिंजाइटिस और कफ वगैरह हो सकता है। तो ये हो गए ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ड्रग्स की जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं। देखो, अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ऐसे ड्रग्स के लिए जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, तो वो डॉक्टर आपको BT देगा। मतलब वो बैड ट्रिप वाली BT नहीं। कोई गेमर्स होंगे तो वो समझ गए होंगे बैड ट्रिप वाली BT। तो बैड ट्रिप वाली BT नहीं, बिगवनाइड एंड थायाजोलिडिन डायोन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये दो मेडिकेशंस हैं, बिगवनाइड एंड थायाजोलिडिन डायोन्स। और बिगवनाइड को भी आप याद रख सकते हैं कि बड़ी वाली BT, बिग 1, राइट? तो बिगवनाइड एंड थायाजोलिडिन डायोन्स। नाउ बिगवनाइड के बारे में बात करते हैं। तो आप इसे मेटफॉर्मिन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ड्रग है, मेटफॉर्मिन। पहले फेनफॉर्मिन भी था, लेकिन 2003 में वो इंडिया में बैन कर दिया गया क्योंकि उसकी वजह से लोगों के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नाउ मेटफॉर्मिन की अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन अभी तक पता नहीं चला है कि मेटफॉर्मिन वर्क कैसे करता है। ओके, लेकिन कुछ थेरीज ऐसी बताई जाती हैं कि ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है लिवर के अंदर। उसके अलावा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है हमारे GI ट्रैक्ट में। उसके अलावा ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है हमारे मसल्स में और फैट्स वगैरह में। ओके, मतलब सिंपली ग्लूकोज, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है ये। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर GIT से रिलेटेड ही है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नौसिया हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है। ओके, उसके अलावा मेटफॉर्मिन जो है वो ऐसे पेशेंट्स में देना बहुत ज़्यादा मना किया गया है जिसके अंदर हार्ट फेलियर हो या कोई ऑर्गन का डैमेज हो, क्योंकि उनके अंदर लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन मेटफॉर्मिन से भी रिस्क बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज थायाजोलिडिन डायोन्स। इन्हें PPAR गैमा अगोनिस्ट भी कहा जाता है। अब PPAR क्या है? PPAR का फुल फॉर्म है पैरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गैमा। ओके, तो क्या है? सिंपल सी बात है कि ये एक रिसेप्टर है। ओके, और ये फैट और मसल सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है।
जब इस रिसेप्टार को एक्टिवेट किया जाता है तो एक सर्टेन टाइप के जीन्स, मतलब जो इस रिसेप्टार से रिलेटेड होते हैं, वो जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ओके, तो अब थायाजोलिडिन डायोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिंपली जाकर उस रिसेप्टार PPAR गैमा रिसेप्टार को एक्टिवेट करते हैं। अब जैसे ही वो एक्टिवेट करते हैं तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। नाउ इससे क्या होता है कि जो GLUT4 ट्रांसपोर्टर है, जो कि फैट और मसल सेल के सरफेस पे है, जिससे इंसुलिन बाइंड करता है और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है, वो एनहांस होता है। समझ लो कि वो रिपेयर हो जाता है और अब इंसुलिन बराबर बाइंड कर पाता है। ओके, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से PPAR गैमा अगोनिस्ट क्या करते हैं कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस इस तरीके से कम करते हैं। अब इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होगा तो ग्लूकोज का इंटेक्ट फैट सेल्स में और मसल सेल्स में बढ़ जाएगा, राइट। और इसके अलावा थायाजोलिडिन डायोन्स एक और काम कराते हैं कि वो लीवर के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम करवा देते हैं। ओके, तो इस तरीके से थायाजोलिडिन डायोन्स वर्क करते हैं। नाउ इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिर्फ एक ही ड्रग अवेलेबल है अभी मार्केट में, पियोग्लिटाजोन। उसके अलावा रोजिग्लिटाजोन पहले अवेलेबल था, लेकिन वो 2010 में इंडिया में बैन कर दिया गया और अब यूरोप में भी बैन कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक और डेथ का रिस्क बढ़ रहा था। नाउ एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो एडेमा, हेडेक, माइल्ड अनेमिया और वेट गेन वगैरह हो सकता है। तो ये बात हो गई ऐसे ड्रग्स की जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मिसलेनियस एंटी डायबिटिक ड्रग्स। नाउ इसके अंदर कौन से ड्रग्स हैं, तो इसके अंदर हैं ASS, ओके, I mean AAS, okay, AAS, sorry. A for alpha glucosidase inhibitors, A for amylin analogs, S for sodium glucose cotransport 2 inhibitors. SGLT2 inhibitors, okay, simple, SGLT2 inhibitors. तो शुरुआत करते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स से। ओके, नाउ इनहिबिटर्स देखने से पहले देखते हैं कि अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है, उनका मेटाबॉलिज्म करता है ग्लूकोज के अंदर एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। ओके, तो अब अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जब हम देंगे तो वो क्या करते हैं कि इस एंजाइम को, अल्फा ग्लूकोसाइडेज को ही इनहिबिट कर देते हैं, उसको ही स्टॉप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं होता ग्लूकोज के अंदर, और ये नहीं होगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, राइट। तो इन शॉर्ट अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर क्या करते हैं कि ये हमारे ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। ओके, इसके अलावा ये एक और काम करते हैं कि ये GLP-1 के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं, मतलब इनक्रेटिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो खाने के बाद का जो ग्लाइसेमिया है वो इस अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर से कंट्रोल हो सकता है। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एक्राबोज, मिग्लेटॉल एंड वोग्लीबोज। बहुत अजीब है ना। आगे देखते हैं कि कैसे याद रखें। ओके, नाउ एडवर्स इफेक्ट की अगर बात करें तो वो GI ट्रैक से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है ना। तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है और डायरिया वगैरह हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज अमाइलिन एनालॉग्स। अब एनालॉग जानने से पहले ये बताओ कि अमाइलिन क्या है, राइट। तो अमाइलिन एक और चीज़ है जो बीटा सेल से ही सीक्रेट होती है। इंसुलिन के अलावा अमाइलिन भी बीटा सेल से ही सीक्रेट होता है। इसे आइलेट्स अमाइलॉइड पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, IAP। ओके, और अमाइलिन जो है वो ब्रेन में जाकर वर्क करता है। अब करता क्या है अमाइलिन, तो ये ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को कम करवाता है। उसके अलावा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को कम करवाता है। उसके अलावा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकता है हमारे GI ट्रैक में। उसके अलावा सटाइटी प्रमोट करवाता है। सटाइटी का मतलब होता है फुलनेस, सेटिस्फैक्शन, मतलब पेट भरा लगेगा, एकदम आपको सेटिस्फाइड फील होगा, तो उसे कहते हैं सटाइटी। तो अमाइलिन के एनालॉग्स जो हैं वो भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं। ग्लूकागॉन को सिक्रेशन को कम करवाते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले करते हैं, उसके अलावा सटाइटी प्रमोट करते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही है, प्रेमलिनटाइड। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है और नौशिया वगैरह हो सकता है। उसके अलावा वेट लॉस भी देखा जाता है, जो कि कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज SGLT2 इनहिबिटर्स, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स। तो अब ये क्या है,
तो इनका मैकेनिज्म समझने के लिए हमें नेफ्रॉन में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नेफ्रॉन की वर्किंग के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आपको आगे कोई डाउट आए तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ना। नॉर्मली क्या होता है नेफ्रॉन में कि ग्लूकोज जो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होता है वो वापस से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट, SGLT2 ट्रांसपोर्टर के जरिए। लेकिन अब हम अगर SGLT2 इनहिबिटर्स दे देंगे तो वो क्या करेंगे कि उस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे। अब वो ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो गया तो ग्लूकोज वापस से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, यानी कि ग्लूकोज पूरा यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ग्लूकोज यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो गया तो इसका मतलब ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। ओके, तो ये था सिंपल मैकेनिज्म SGLT2 इनहिबिटर्स का। सिंपली ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करो जिसकी वजह से ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज बॉडी से बाहर चला जाएगा यूरिन के साथ, और इसकी वजह से वेट लॉस भी होता है। नाउ इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक ही ड्रग है डेपैग्लिफ्लोजिन। ओके, नाउ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ग्लाइकोसूरिया की वजह से जो भी होगा तो वो सारे एडवर्स इफेक्ट में आएंगे, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ ये तो बात हो गई एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए, इन सारे ड्रग्स को याद कैसे रखा जाए। तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होने वाली हैं, तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। ना शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऐसे ड्रग से जो इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहांस करते हैं। उसमें कौन आते हैं? उसमें आते हैं सारा दर्द मिट गया। शुरुआत करते हैं एस से, सल्फोनिल यूरिया से। इमेजिन करो कि एक दरवाज़ा है जिसके आगे 4 लंबे लंबे लोग खड़े हैं, ठीक है। वो अंदर बाहर आने जाने नहीं दे रहे, किसी को ब्लॉक करके रखे हैं, और इन चारों की इंग्लिश खराब है, लेकिन बोलना इनके लिए ज़रूरी है, ये बोलेंगे फिर भी इंग्लिश, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहला जो है वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। वो हमेशा कहना चाहता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन कहता क्या है? मी पिराइड। ओके, ना दूसरा है जो बहुत ज़्यादा क्लासी है, ठीक है। तीसरा है जो बहुत ज़्यादा पिस्ड रहता है, हरदम गुस्से में रहता है। चौथा है जो एकदम काम रहता है, सुकून से रहता है, उसका नाम है बेन। ओके, अब इनके नाम क्या है? पहला वाला जो था उसका नाम है ग्लीमेपिराइड, वो हरदम मीपिराइड करता है तो उसका नाम है ग्लीमेपिराइड। दूसरा है जो क्लासी है, लेकिन वो क्लासी लिखता है क्योंकि इंग्लिश भाई ठीक है, तो ग्लीक्लाजाइड। तीसरा है जो एकदम पिस्ड रहता है तो वो ग्लीपिजाइड, और चौथा ग्लीबेन क्लामाइड। अब आप बोलोगे काम की जगह क्लाम क्यों लिखा? तो इंग्लिश, राइट, तो ग्लीबेन क्लामाइड। अब ये चारों टॉल हैं, टॉल N4 यानी ब्यूट, तो टॉल ब्यूटामाइड। सिंपल, सल्फोनिल यूरिया टॉल ब्यूटामाइड। और सल्फोनिल यूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर यानी दरवाजे के सामने खड़े हुए 4 लोग लंबे लंबे टॉल ब्यूटामाइड। ओके, सिंपल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मैग्लिटिनाइड। अब मैग्लिटिनाइड के अंदर 2 हैं, लेकिन ये दोनों भी सेम ऐसी है, उनका भी काम यही है कि दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे, गेट के आगे। अब इसमें क्या है कि इमेजिन करो कि 2 भाई हैं जो दरवाजे के सामने खड़े हैं। एक बहुत वियर्ड है उसमें से, वो क्या है कि वो हर किसी को बस ऐसी बात करता है, अरे पगली करके बात करता है। वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी से अरे पगली करके बात करता है। तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया है रे पगलीनाइड राइट, रे पगलीनाइड। और दूसरा जो है वो बहुत शरीफ है बेचारा, लेकिन साथ में खड़ा रहता है तो उसका भी नाम बदनाम। और नाटा है तो उसे लिए उसको लोग कहते हैं नाटेग्लिनाइड। तो रेपग्लिनाइड एंड नाटेग्लिनाइड, और दोनों है दरवाजे के सामने खड़े, यानी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। सिंपल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। ओके, अब ये क्या है? GLP क्या है? ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। पेप्टाइड है ना, तो ड्रग्स के एंड में आइड आना ज़रूरी है, राइट। तो इनके एंड में आइड आएगा। और दूसरी बात, एग्जैक्टली सेम काम करेंगे तभी तो अगोनिस्ट हुए ना। तो एक्सेनाटाइड एग्जैक्टली से बना एक्सेनाटाइड एंड लिराग्लूटाइड। ओके, दोनों के एंड में टाइड आएगा।
नाउ नेक्स्ट इज DPP-4 इनहिबिटर्स। अब DPP-4 इनहिबिटर्स का काम क्या है कि वो DPP-4 बदमाश को पकड़ते हैं, राइट। वो क्या करते हैं कि वो लपेट लेते हैं, वो बदमाश को लपेट लेते हैं, जैसे गोनी में लपेट लेते हैं ना, वैसे ये लोग लपेट लेते हैं। तो अब ये लोग लपेट लेते हैं, इसलिए गांव वालों ने उनका नाम रख दिया लिप्टिन। अब ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो इन्हें इज्जत देना बनता है, राइट। तो नाम के आगे जी भी लगाते हैं, तो ग्लिप्टिन। तो इनकी फैमिली का नाम है ग्लिप्टिन। इसके अलावा इनकी फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, तो सीटाग्लिप्टिन, वेल्टाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन वगैरह। ओके, सिंपल। DPP-4 इनहिबिटर्स एंडिंग में आएगा ग्लिप्टिन। नाउ नेक्स्ट इज ऐसे ड्रग्स जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करें। उसमें आते हैं BT, बिगवनाइड्स एंड थायाजोलिडिन डायोन्स। बिगवनाइड्स की बात करें तो वो तो मेटफॉर्मिन है ही, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज थायाजोलिडिन डायोन्स। थायाजोलिडिन डायोन्स जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो, तो थायाजोलिडिन डायोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करते हैं, सिंपल भाषा में ये जाकर चुगली करते हैं, आग लगा रहे हैं, राइट झगड़े लगा रहे हैं। तो इनसे लोग गुस्सा हैं, तो इन्हें लोग कहते हैं पिग, कहते हैं सुअर, कहते हैं क्या सुअरों वाली हरकत करते हो तुम, राइट। लेकिन अब मुंह पे नहीं कह सकते तो बीच में ओ भी लगा देते, PIOG, राइट। उसके अलावा ये लोग आग लगा रहे हैं तो इसलिए लिट भी लगाया जाता है, तो पियोग्लिटाजोन। ओके, पियोग्लिटाजोन, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं पियोग्लिटाजोन। नाउ नेक्स्ट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। ये सिंपल है, ऐसा इमेजिन करो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर वोल्क्सवैगन कार रखी हुई है और जिसकी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अजीब है ना। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, देखो, अकार्बोज एंड वोग्लीबोज। V फॉर वोल्क्सवैगन, V फॉर वोग्लीबोज, राइट। और CAR कार अकार्बोज में आ रहा है। तो अकार्बोज, वोग्लीबोज, जिसकी वजह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज अमाइलिन एनालॉग्स। तो अमाइलिन का काम क्या है? तो अमाइलिन क्या करता है कि ग्लूकागॉन के सिक्रेशन को कम करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। लेकिन इन सब में जो एक काम करता है वो कि वो सटाइटी प्रमोट करता है, फुलनेस एकदम सेटिस्फाई करता है, राइट। और ये फीलिंग कहाँ मिलेगी आपको? लव में, प्रेम में, राइट। तो प्रेम से बना है प्रेमलिनटाइड। तो अमाइलिन एनालॉग्स प्रेमलिनटाइड। ओके, एंड लास्ट इज SGLT2 इनहिबिटर्स और इसका एग्जांपल है डेपैग्लिफ्लोजिन। अब इसका आप थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाओ और देखो क्या बनता है। जितना वियर्ड हो सके उतना वियर्ड बनाओ और कमेंट सेक्शन में डालो। ओके, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा आप जैसा चाहें वैसा बनाकर याद रख सकते हैं, जितना वियर्ड चाहें उतना बना सकते हैं। नाउ अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगा और उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं और इसके राइट आंसर्स आपको हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज और टाइमलाइंस में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following promotes insulin secretion? A. GLP-1 agonist, B. amylin analogs, C. biguanides and D. SGLT2 inhibitors। मतलब इन चारों में से इंसुलिन के सिक्रेशन को कौन प्रमोट करता है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following act as GLP-1 receptor agonist? A. nataglinide, B. tolbutamide, C. exenatide and D. प्रेमलिनटाइड। मतलब इन चारों में से GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट कौन सा है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ड्रग प्रमोट्स इंसुलिन सेंसिटिविटी? A. एलोग्लिप्टिन, B. पियोग्लिटाजोन, C. मिग्लिटॉल एंड D. टॉलब्यूटामाइड। मतलब इन चारों में से कौन सा ड्रग इंसुलिन की सेंसिटिविटी को प्रमोट करता है? इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए ज़रूर ताकि आपके एंटी डायबिटिक ड्रग की एक एक्सरसाइज हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। Thank you so much for watching this video. We'll meet you in the next one. Until then, allow me to sign off.